सो हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था एंड आई थिंक दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ प्रीपोजिशन एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट 135 प्लस एग्जाम्पल्स। सो उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 134 प्लस नहीं 150 प्लस कर लिए, दिस इज 151। He is proud his success. 152. He takes pride his success. These are two examples. He is proud his success. He takes pride his success. अब बताएं। वेरी गुड। ऊपर वाले में प्राउड एडजेक्टिव है, नीचे वाले में ये नाउन है। ही इज प्राउड ऑफ व्हाट? हिज सक्सेस। ऑफ आ गया, ठीक है। नीचे वाले में देखें, ही टेक्स प्राइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइड जब एज ए नाउन यूज किया जाएगा तो वो अपने साथ ऑन और अपॉन दोनों ले सकता है। ही टेक्स प्राइड ऑन हिज सक्सेस या अपॉन हिज सक्सेस, और ही इज प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। ये टू एग्जाम्पल्स हैं, प्राउड से रिलेटेड है, तो आप देख लेना। अगर प्राउड एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाएगा तो अपने साथ ऑफ लेगा, एज ए नाउन यूज किया जाएगा तो उसकी फॉर्म प्राइड हो जाती है, ऑन और अपॉन लेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He takes pride in his success हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें, he prides क्या बोल रहे हैं हम भी यहाँ पर? तो ऑन, आई एम नॉट ऑन सेंसेस, ऑन या अपॉन ये दोनों ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, ही प्राइड्स हिज सक्सेस। यहाँ पर ये वर्ब है, प्राइड्स इन व्हाट? हिज सक्सेस, इन आ जाएगा, ठीक है। सो देख लें, एज एन एडजेक्टिव ऑफ, एज अ नाउन ऑन अपॉन, एज अ वर्ब इन, ठीक है। तो प्राइड के देख लेना, प्राइड का आता है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। अब आप देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द board is भी लिखिए, the board is would (155) this bread is wheat। इन दो क्वेश्चंस को देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बोर्ड इज मेड वुड, दिस ब्रेड इज मेड व्हीट। मेड के साथ देखिए ऊपर वाले में क्या आएगा, सवाल के सुनो। पहले वाले में ऑफ और दूसरे वाले में फ्रॉम। इसकी वजह सुन लीजिए, ठीक है। बोर्ड लकड़ी से बनता है, ऊपर वाले में फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब समझ में आता है आपको, कि जिसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। बोर्ड अगर वुड से बनेगा तो वुड ही रहेगी, लोहा नहीं बन जाएगी, कोई दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं हो जाएगा। तो जब फिजिकल चेंज हो तो उस केस में आप
मेक या मेड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। और जब केमिकल चेंज हो, ब्रेड का वीट से बनना एक केमिकल चेंज है, एक पूरा केमिकल प्रोसेस है, तो उस केस में आप फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसे देखो, लकड़ी वुड था आपके पास, इसको आपने कट किया, लेकिन कट करेंगे तब भी वुड रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको शाइन किया, फिर लो बोर्ड बन गया, लेकिन ये वुड का वुड ही रहा। अब आप इसमें देखें ब्रेड में, ब्रेड कैसे बनेगी, पहले वीट होता है, वीट से फ्लावर बना, फिर इससे आप डफ करेंगे, इसको डफ से फिर उस डफ को बेक करेंगे, और बेक करने के बाद ब्रेड बनेगा। ये पूरा केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज के केस में हम मेक के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, वो क्या है देखिए, अगर केमिकल चेंज हो और केमिकल चेंज खाने वाले सेंस में हो, खाने वाले सेंस में मतलब क्या, जैसे कोई आपको कोई फेवरेट डिश है, माय फेवरेट वन इज फिश करी, तो देखो फिश करी, फिश चाहिए उसमें, फिर आप उसको धुलते हैं, रॉ मटेरियल फिश हो गया, उसमें आप बहुत सारे जो है स्पाइसेस डालते हैं, फिर जाके वो बनता है, तो वो भी एक तरीके की केमिकल चेंज हो गया। तो वहां पर आप विद का यूज भी कर सकते हैं। विद का यूज कब करेंगे, फूड वाले सेंस में, फूड इंग्रेडिएंट्स के सेंस में, उस केस में आप फ्रॉम और विद दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है कोई भी केमिकल चेंज हो रही है। अब केमिकल चेंज दो तरीके से हो सकती है, केमिकल चेंज दो तरीके से होने का मतलब क्या, देखो फूड वाले सेंस में, फूड अगर कोई फूड आप तैयार कर रहे हैं, कोई डिश तैयार कर रहे हैं इंग्रेडिएंट से, रॉ मटेरियल से, तो उसमें भी केमिकल चेंज हो रही है, तो उस केस में आप फ्रॉम के साथ साथ विद का भी यूज कर सकते हैं, मेक के साथ या मेड के साथ। और कोई भी इन जनरल किसी भी केमिकल चेंज के लिए मेक के साथ आप फ्रॉम का यूज करेंगे। स्पेसिफिकली अगर केमिकल चेंज फूड से रिलेटेड है तो उसमें आप विद का यूज कर लेंगे, फूड इंग्रेडिएंट का। एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं फिर। स्वीट्स आर मेड मिल्क, मिल्क से तैयार होती है, खाने वाला है, तो आप विद और फ्रॉम दोनों का यूज कर सकते हैं, विद और फ्रॉम। फ्रॉम का क्यों, क्योंकि केमिकल चेंज है, और विद इस वजह से क्योंकि फूड इंग्रेडिएंट है। और अब आप पूछोगे सर अगर दोनों दिए हो तो किसको हम चूज करें, देन यू हैव टू प्रेफर द विद। गॉट इट। सो अगर फिजिकल चेंज है तो ऑफ, केमिकल चेंज है फ्रॉम। अब आप बताएं, आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना सब लोगों को पता है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है तो फ्रॉम। बस तो ये इंपॉर्टेंट है, मेक के साथ आपको दे देते हैं वो विद, फ्रॉम या फिर ऑफ। ऑफ इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, फ्रॉम इन केस ऑफ केमिकल चेंज। इन जनरल अगर केमिकल चेंज फूड इंग्रेडिएंट से रिलेटेड है तब आप विद का यूज करेंगे, और फ्रॉम का भी कर सकते हैं। विद नहीं दिया है, फ्रॉम को आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। विद दिया है तो विद को प्रेफर करेंगे। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। And what is that next सवाल? These are also very important, very very important, ठीक है। He died, कोरोना लिख देते हैं, कोरोना चल रहा है। He died कोरोना, he died, he died electrocution, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब पता नहीं, कोई नहीं हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब होता है बिजली के करंट से मर जाना, तो किसी को बिजली का करंट लगा देना 440 वोल्ट का, अब वो टाटा बाय बाय हो गया तो इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया आपने। इलेक्ट्रोक्यूशन इज द नाउन, ठीक है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है इलेक्ट्रोक्यूट। ही डाइड, हम ही नहीं करेंगे, हम शी कर देते हैं। शी डाइड प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश, ठीक है। दिस इज 160, 161,
162 वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की सीरीज में। शी डाइड कोरोना, आपको पता है कोरोना की वजह से लोग क्यों मर रहे हैं, डायरेक्ट मर रहे हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशन जो उसके बैड असर पड़ रहे हैं बॉडी पे, अलग अलग रीजंस हैं। किसी का लंग कैंसर खराब हो जा रहा है, किडनी, ठीक है, जो सबसे मेन ऑर्गन है वो लंग है। इसके साथ साथ, लेकिन आप सिर्फ लंग खराब होने की वजह से नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं बॉडी पे, जिसकी वजह से बैड कॉजेज हुए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। तो यहाँ पर जो डेथ का कॉज है वो कोई क्लियर कट कॉज नहीं है कोरोना में या किसी भी बीमारी में कि क्लियर कट कॉज एकदम आप असर्टेन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मरा है, ठीक है। मल्टीपल कॉजेज हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, मतलब डेथ का कोई क्लियर कट कॉज नहीं है, मल्टीपल कॉजेज या इफेक्ट्स हैं डेथ के। और जब डेथ का कोई एक क्लियर कट कॉज ना हो, मल्टीपल कॉजेज हो, मतलब डेथ एम्बिग्यूटी हो, तो उस केस में आप डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। डाई ऑफ कोरोना, डाई ऑफ कैंसर। कैंसर में भी ये नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर डिजीज की वजह से मर गया, उसमें बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। एड्स, HIV, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उसमें मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल कॉजेज होते हैं डेथ के। तो जब मल्टीपल कॉजेज हो डेथ के, तो इन दैट केस यू विल यूज ऑफ विद डाई। शी डाइड इलेक्ट्रोक्यूशन। अब यहां पर देखो, क्लियर कट कॉज आपको पता है, डायरेक्ट कॉज पता है, डायरेक्ट कॉज है इलेक्ट्रोक्यूशन का, ठीक है। और जब डेथ का डायरेक्ट कॉज हो आपको पता, तो उस केस में आप फ्रॉम का यूज करोगे, सोर्स यहां पे डायरेक्ट, ठीक है। शी डाइड प्लेन क्रैश। देखो प्लेन क्रैश क्या है, एक इवेंट है, और इवेंट के लिए सब लोगों को प्रीपोजिशन पता है। शी डाइड इन प्लेन क्रैश। ऑल राइट, वेरी गुड। अब आप बताइए इसका आंसर। अगर हम ये लिख दें शी डाइड, अब शी नहीं ही लिख देते हैं, ही डाइड हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, या हम कार्डियक अरेस्ट लिख दें, कार्डियक अरेस्ट, श्रीदेवी जो खत्म हो गई थी। अब देखो यहां पे डेथ का एक क्लियर कट काउज है, डायरेक्ट काउज, इसमें कोई इफेक्ट वाला केस नहीं है। अब जब डायरेक्ट कॉज होगा तो उस केस में आपको किसका यूज करना है, फ्रॉम का, तो फ्रॉम का यूज करेंगे इसमें। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, एक क्लियर कट कॉज होता है। और डिजीजेस के केसेस में हार्ट अटैक भी दो सॉर्ट ऑफ डिजीज, लेकिन क्लियर कट कॉज होता है, तो उन केसेस में आप कोरोना है, ठीक है, कैंसर है, टीबी है, इन जनरल हम डिजीज कहते हैं जहां पे क्लियर कट कॉज आपको पता नहीं हो तो ऑफ, ठीक है, क्लियर कट कॉज हो तो इलेक्ट्रोक्यूशन। हार्ट अटैक भी एक तरीके का क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ होता है, तो उसके लिए आप फ्रॉम यूज कर देंगे, ठीक है। प्लेन क्रैश या रोड एक्सीडेंट्स, ये जो है इवेंट्स हैं, ठीक है। और जब इवेंट्स में किसी की डेथ होती है तो उस केस में हम इनका यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डाई ऑफ एनी डिजीज, हार्ट अटैक इज नॉट अ डिसीज बट अ क्लियर कट डायरेक्ट कॉज, एक इवेंट आप कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड वाला, तो उसमें फ्रॉम। सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, प्लीज रिमेंबर देम। ऑलराइट, तो डाई ऑफ, जब डिजीज डेथ का कॉज आपको क्लियर कट पता ना हो, डाई फ्रॉम जब क्लियर कट डेथ का कॉज पता हो, और डाई इन किसी इवेंट में राम नाम सत्य हो जाना, तब आप डाई इन कर देंगे। ये तीनों आते हैं, ठीक है, आपको वो तीन लगा के दे देंगे, अगर आपको पता नहीं हुआ तो तोड़ जाएंगे। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। द मैन सफर्ड ह्यूज लॉस इन बिजनेस। The man suffered huge loss in business. Next question. The man suffered his mismanagement
The man suffered his mismanagement. The man suffered cold and fever. Example number 63, 64, 163, 164, 165. देखिए, द मैन सफर्ड ह्यूज लॉस इन बिजनेस। यहाँ पे सफर में वर्ब है, यहाँ पर भी सफर वर्ब है, यहाँ पर भी सफर वर्ब है। पहले वाले में नो प्रीपोजिशन, क्यों? देखो, सफर के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जब सफर का मतलब टू बेयर इल कॉन्सिक्वेंसेस हो तो उस केस में सफर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द मैन सफर्ड हिज मिसमैनेजमेंट। अब आप देखिए, ये मिसमैनेजमेंट कोई बेयर करने का वो तो नहीं हो सकता, इल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये एक तरीके का रीजन हो सकता है, रीजन के मिसमैनेजमेंट की वजह से सफर किया। सो जब सफर करने की वजह रीजन हो, रीजन एक सोर्स फ्रॉम, तो यहां पर रीजन की प्रीपोजिशन आपको ऑफ फ्रॉम लगा दिया। अच्छा, द मैन सफर्ड, अब यहां पे ये कोल्ड एंड फीवर रीजन नहीं हो सकता, एक इल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है यहां पे सफर का मतलब, ये एक सोर्स है उसकी सफरिंग का, कोल्ड एंड फीवर। सोर्स के लिए आपको प्रीपोजिशन पता है क्या है? इसमें फ्रॉम। और रीजन के लिए हमने क्या लिया? रीजन की प्रीपोजिशन तो फॉर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना कि अगर रीजन हो सफरिंग की वजह तो फॉर, सोर्स हो तो फ्रॉम, और जब सफर का मतलब टू बेयर इल कॉन्सिक्वेंसेस हो तो वहां पर सफर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, दे सर्च्ड द रूम थॉरली, दे सर्च्ड द रूम थॉरली, they searched the missing bag, they searched the missing bag everywhere। चलिए इनका आंसर बताइए। they searched the room thoroughly, they searched the missing bag everywhere। वेरी गुड सर। ऊपर वाले में सर्च का मतलब टू इंस्पेक्ट है, उन्होंने कमरे की बहुत अच्छी तरीके से जांच की, और जब सर्च का मतलब टू इंस्पेक्ट हो तो इन दैट केस इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे सर्च द मिसिंग बैग एवरीवेयर। अब बैग मिसिंग है तो यहाँ पर तो टू इंस्पेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सर्च का मतलब है लुक फॉर, ठीक है, ढूंढना, टू लुक फॉर। और जब सर्च का मतलब टू लुक फॉर हो सो इट इज इंट्रांजिटिव इन नेचर, इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाएगी सर्च फॉर, ठीक है। किसी को ऑल राइट। अब आप इसका आंसर बताएं। मैंने आपसे ये पूछना है, दे सर्च फॉर द रूम, क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी ऑनलाइन जाओ,
ओयो पे रूम सर्च करो तो इन दैट केस यू आपकी इंटेंशन इंस्पेक्ट करने की नहीं होगी, वहां पे लुक फॉर होगा ना, ढूंढना। तो ये ऑनलाइन के लिए भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ओयो पे रूम ढूंढ रहे हैं, सो दे सर्च फॉर द रूम ऑनलाइन, ठीक है। तो वहां पे इसका मीनिंग लुक फॉर हो जाएगा। प्रीपोजिशंस जस्टिफाई कंटेक्स्ट कभी फिक्स नहीं होती हैं, जो फिक्स कहते हैं वही फिक्स होते हैं, ठीक है। तो सर्च फॉर भी रूम के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उस केस में वो थरोली वहां पे इंस्पेक्ट के लिए था, और जब सर्च का मतलब इंस्पेक्शन से हो, टू इंस्पेक्ट से हो, तो इन दैट केस इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? वेरी गुड। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। ये भी बहुत फेवरेट है। ही इज ब्लाइंड, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ही इज ब्लाइंड द लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, ठीक है। अब देखो, ही इज ब्लाइंड द मिस्टेक्स ऑफ हिज भाई, भाई भाई मतलब समझ गए ना, he is blind both eyes, all eyes, बहुत अच्छे, ये ब्लाइंड के साथ भी बोल दे देते हैं। he is blind left eye, यहां पर इम्पेयरमेंट की बात चल रही है, ठीक है। जो आप ब्लाइंड का मतलब होता है कोई कुछ लोग होते हैं बेचारे, उनकी एक आंख से दिखता नहीं है, दोनों आंखों से नहीं दिखता, मतलब इम्पेयरमेंट होता है। ही इज ब्लाइंड इन, तो यहां पर इम्पेयरमेंट की बात है। ब्लाइंड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है ना, एडजेक्टिव। वेरी गुड। ही इज ब्लाइंड द मिस्टेक्स ऑफ हिज भाई, अब यहां पे तो कोई इम्पेयरमेंट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, ये मेटाफोरिकल मीनिंग है कि वो नजरअंदाज कर देना। सो ब्लाइंड टू, ये फ्रेज भी है, तो ब्लाइंड टू आ जाएगा। अब यहां पे इंपेयरमेंट नहीं है कोई, मेटाफोरिकल मीनिंग है। तो ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स, ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज भाई। ही इज ब्लाइंड बोथ आइज, तो जब बोथ आइज है तो आप तो ये तो इंपेयरमेंट हो गया, जब दोनों आंखों में ब्लाइंड है तो आपको इन लगने की जरूरत नहीं, सिंपली आप कह दीजिए ही इज ब्लाइंड। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। तो देखो, कभी कभी आपने एक ईडियम भी सुना होगा, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। आप ये देखते हो, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। तो वहां पे ब्लाइंड का मतलब वो नहीं होता अंधे, वहां पे मेटाफोरिकल मीनिंग होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना कंप्लीटली, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट कि वो चीज गलत है, ठीक है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग का मतलब वही है कि वहां पे अंधे होने से मतलब नहीं है लिटरल वाला, बल्कि मेटाफोरिकल मीनिंग है कि आपको पता थी चीजें, जानने के बावजूद अनजान बन जाना, नजरअंदाज कर देना, ठीक है। या बी ब्लाइंड टू समथिंग आप भी लिख देते हो, बी ब्लाइंड टू समथिंग मतलब बी इग्नोरेंट, बी डेलिबरेटली इग्नोरेंट। और यहां पे टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग का मतलब भी होता है डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग। सो वो ये कि ही इज ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स, वो मतलब अपने भाई की गलतियों को जानने के बावजूद भी उनको इग्नोर कर देता है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड के साथ इन कब लगाएंगे? जब लिटरल सेंस में फिजिकल इंपेयरमेंट की बात होगी। टू कब लगाएंगे? जब मेटाफोरिकल सेंस में आप किसी को इग्नोर करने की बात करेंगे। और जब बोथ आईज हो या वन आई हो, लेफ्ट आई हो, इन लगा सकते हैं। अगर बोथ आई हो तो आपको जरूरत ही नहीं इन लगाने की। समवन इज ब्लाइंड इन बोथ आईज, ही इज ब्लाइंड, तो से सिंपली ही इज ब्लाइंड। भाई आपको क्या कहना है कि दोनों आंखों से अंधा है, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट आ सकते हैं। They supplied the terrorists weapons and ammunition. Weapons, ammunition, ammunition, ammunition. 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 Ammunition, ammunition, ammuni
They supplied weapons the terrorist weapons the terrorist. इंस्ट्रूमेंट हो गया, टू आ जाएगा। इस तरीके से यूज किया करो। सप्लाइड समवन विथ समथिंग, सप्लाई समथिंग टू समवन, ठीक है। तो वहां पे वेपन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया विद, यहाँ पर आप देख लीजिए टू का आपको वजह बता दी। इसी तरीके कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनके साथ आप ये वाला केस यूज करते हैं। पहले तो ये हो गया सप्लाई, सप्लाई के साथ साथ आपके पास प्रोवाइड है, सप्लाई प्रोवाइड प्रेजेंट के उसके साथ फर्निश के साथ साथ एंट्रस्ट। पता है इनके साथ आप कैसे प्रीपोजिशन यूज करिए, किस तरीके से करिए। समथिंग टू समवन, समवन विद समथिंग। समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो अब एक सवाल का जवाब बता दो। वेरी गुड। अब ये तो हम अभी देखो एक मिनट लिखे भी रहने देते हैं। अब इस क्वेश्चन पे अगर आप किस तरीके से करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड प्रेजेंट फर्निश एंट्रस्ट समथिंग टू समवन, समवन विद समथिंग। ऑल राइट, सो दिस सवाल इज फॉर यू। आप इसका सही से आंसर दें। माई अंकल, माई चाचा, माई चाचा presented me a watch, a wristwatch. Presented me a wristwatch on my birthday. My चाचा presented me a wristwatch on my birthday. Present someone with something, आपको दिया है, आप someone हो गए। क्या दिया है? वॉच दी है। Presented someone with something, क्या यूज करें? देखो यहां क्या आ जाएगा, with presented me with a wristwatch on my birthday. Got it? Very good. Now this question is for you. ऐसे क्या देखो, इसका सही जवाब देना आप हमें, ठीक है। पता है ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में आया था, बड़ा अच्छा सा सवाल है। आपके सामने हलवा भी लिखा हुआ है। द कोर्ट एंट्रस्टेड द मैन द चाइल्ड, ठीक है। द कोर्ट entrusted the child the man। कितना प्यारा सवाल है देखिए। खैर, द कोर्ट एंट्रस्टेड द मैन द चाइल्ड। पहले वाले केस में देखो यहां पे द मैन समवन हो जाएगा और द चाइल्ड समथिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है आदमी ही बच्चे की केयर करेगा। समवन विद समथिंग, एंटर समवन विद समथिंग। जब कोर्ट बच्चे को देगा मैन को, तो वो मैन होगा, वो समवन हो जाएगा। अच्छा, द कोर्ट एंट्रस्टेड द चाइल्ड, अब यहाँ पे ये चाइल्ड समथिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगा टू द मैन, ठीक है। आपका सही था,
वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपका ये सही था, ये एक पेपर में आया था। द कोट एंड टेस्टेड द मैन, अब मैन यहाँ पे संबंध हो जाएगा विद द चाइल्ड, चाइल्ड समथिंग की कैटेगरी में हम कंसीडर करेंगे क्योंकि चाइल्ड तो अब बच्चा ही है, ठीक है, तो वो थोड़ी आदमी को लेगा, आदमी बच्चे को अडॉप्ट करेगा। ऑल राइट, ये भी हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, पहले इसको मिटा दें। अभी हम एक शेर सुनाएंगे वसीम बरेलवी का, बहुत अच्छा सा। खैर अभी तो आप क्वेश्चन देखिए, देखो। द मैन जंप्ड द डिसीजन द मैन जंप द डिसीजन इन हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दी, इन हेस्ट लिख दें या क्विकली लिख दें। द मैन जंप द डिसीजन इन हेस्ट, द मैन जंप्ड, द मैन जंप्ड द lucrative opportunity, the lucrative इसको अपॉर्चुनिटी पढ़ो या ऑप्टिनिटी पढ़ो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑप्टिनिटी पढ़ते हैं। द मैन जंप द, लगा दो भैया इनटू, जंप के साथ तो जैसे भी सुनते तो तुम्हारे दिमाग में इनटू ही क्यों आता है, हमने बता दिया प्रीपोजिशन कंटेक्स्ट को वेरीफाई करती है। देखो जंप के साथ दो फ्रेजल वर्ब बनती हैं, जंप, जंप टू, जंप एट, ये फ्रेजल वर्ब हैं। जंप टू मतलब ये भी फ्रेजल वर्ब, टू मेक हेस्ट, टू मेक हेस्ट। और जंप एट भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रेडिली, टू एक्सेप्ट समथिंग रेडिली। बहुत प्यार से मतलब बहुत अच्छी बात है, हमें दे दो, आप ऐसे जो कर देते हो तो वो जंप ऐड होता है। द मैन जंप द डिसीजन इन हेस्ट, अब देखो वहां पे क्या आएगा, टू आएगा। देखो द मैन जंप्ड, अब देखो ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी को, ल्यूक्रेटिव मतलब पैसों वाला, मतलब बहुत जिसमें पैसे हो, फायदा हो, हमें तो आ रहा था इनटू, हर कहीं इनटू नहीं आता, प्रीपोजिशन जस्टिफाई करते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखना है, फ्रेजल वर्ब जंप के साथ। जंप टू जब आप यूज करेंगे टू मेक हेस्ट, आई जंप टू द डिसीजन, जंप टू द कंक्लूजन, ठीक है। और जंप एट टू एक्सेप्ट समथिंग रेडिली। वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। इसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं है, अगर जो उसने पिछला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है, मूड, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आपको लगेगा हलवा, ये क्या है, ये तो हलवा है, हम तो चम्मच से खा जाएंगे। तब भी अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके तोते उड़ जाएंगे। खैर अब आप देखिए फिर से क्वेश्चन। He will never act your advice। क्वेश्चन नंबर, इस आगे अभी हमें पता नहीं, लिख देंगे your advice will never act him। ये भी देखिए, he acted me when I was away for a week। All right, you have to fill the appropriate prepositions in these three sentences accordingly। act, never act, acted, सब में वर्ब है। चलिए हम बता देते हैं, पहले ऑप्शंस आपको 3, फिर आप भरना। देखो क्या, देखो इधर देखो, एक्ट, एक्ट से कुछ फ्रेजल वर्ब बनती हैं, वो आप देखो।
सबसे पहले होता है एक्ट ऑन। व्हेन यू एक्ट ऑन समवन तो मतलब टू अफेक्ट, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन मतलब होता है टू ऑबे, एक्ट फॉर, एक्ट फॉर का मतलब होता है टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन। चलो भाई, अब तो हलवा दे दिया, अब तीनों फ्रेजल वर्ब लिख दें। ही विल नेवर एक्ट योर एडवाइस, ही योर एडवाइस विल नेवर एक्ट ऑन हिम। अब तो यहां तो हमने बोल ही दिया, आपकी एडवाइस का उस पर असर नहीं होगा कुछ। और ऊपर वाले में देखो, ही विल नेवर एक्ट अपॉन, और यहां फॉर। वजह समझ में आ गई? देखो किस तरीके से हमने किया। ही विल नेवर एक्ट योर अपॉन योर एडवाइस, अपॉन मतलब टू ओबे, यहाँ पे ओबे वाला सेंस है कि वो आपको एडवाइस को ओबे नहीं करेगा। तो ये तीन फ्रेजल वर्ब्स हैं, उससे रिलेटेड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना किस तरीके से। एक्ट ऑन जब आप यूज करेंगे तो वहां पे टू अफेक्ट से मतलब होगा एक्ट अपॉन टू ओबे, और एक्ट फॉर टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन। पता है क्या? पता है, हम बता रहे हैं। देखो ये एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो एक्ट फॉर की तरह कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। वो क्या क्या है हम बताते हैं। एक्ट फॉर मतलब टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन, जो मतलब एक्ट फॉर का होता है वही आपका स्पीक फॉर का होता है, और वही स्टैंड फॉर का होता है, मतलब किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करना। इफ यू आर एक्टिंग फॉर समवन मीन्स यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बाय मीन्स ऑफ एक्शन। तो किसी दूसरे के बिहाफ में एक्ट फॉर करने का मतलब क्या है? एक्शन, टू रिप्रेजेंट समवन बाय मीन्स ऑफ एक्शन, टू रिप्रेजेंट समवन बाय मीन्स ऑफ एक्शन। तो वहां पर एक्ट फॉर से हो जाएगा। टू रिप्रेजेंट समवन बाय मीन्स ऑफ स्पीच, स्पीक फॉर हो जाएगा। बाय मीन्स ऑफ स्पीच, स्पीक फॉर। स्टैंड फॉर बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस, बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंस, बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, तो ये देख लेना, सबके मतलब सिनोनिमस होते हैं। रिप्रेजेंट करना, अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी की जगह काम कर सकते हो, किसी की जगह बोल सकते हो, किसी की जगह जा सकते हो। सो वो देखो, एक्ट फॉर टू रिप्रेजेंट समवन बाय मीन्स ऑफ एक्शंस, एक्शंस तो हमने लिखा ही नहीं। एक्शंस, स्पीक फॉर टू रिप्रेजेंट समवन बाय मीन्स ऑफ स्पीच, किसी दूसरे की जगह जाके स्पीच बोल देते हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, पता है, उनको अंग्रेजी नहीं आती तो वो जो कोच है उसी को ले जाते हैं। तो पहले वो जो इंग्लिश कमेंटेटर होता है वो कोच से अंग्रेजी में बात करता है, फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है? स्पीक फॉर। ठीक है, आपने देखा पाकिस्तान के लोगों की अंग्रेजी कितनी ज़्यादा वीक है, और उमर अकमल पे तो बेचारा अब तक मीम बनते हैं। सो वो स्पीक फॉर मतलब रिप्रेजेंट समवन बाय मीन्स ऑफ स्पीच। और वहाँ पे तो वो सिर्फ स्पीक फॉर ही नहीं करता, वो खड़ा भी रहता है उसके साथ, तो स्टैंड फॉर भी हो जाएगा। और वहाँ पे सिर्फ स्टैंड फॉर ही नहीं करता पाकिस्तान के क्रिकेटर के लिए, वो एक्ट फॉर भी करता है, क्योंकि एक्सप्रेशंस भी देता है। तो तीनों चीज़ें हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ। अंग्रेजी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अंग्रेजी उनको बेचारों को अंग्रेजी आती होती तो इन तीनों चीज़ों फ्रेजल वर्ब्स की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर जो भी है, अंग्रेजी इज जस्ट अ लैंग्वेज, और अंग्रेजी सीखना बड़ी आसान है। देखो आपके सिर्फ, मैंने कभी कोचिंग नहीं ली इंग्लिश पढ़ने के लिए, लेकिन तब भी पढ़ा रहा हूँ। सारा डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, आपके कर्म कैसे, क्या करते हो 24 घंटे में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते, तब भी इंग्लिश सीख जाते हैं। एक लैंग्वेज है भाई, आप अंदर विल होनी चाहिए। आप एक जो स्टूडेंट हैं, आर यू अ ट्रू लर्नर, तभी सीख पाओगे। चलो एनीवे, खैर ये तो कम्पिटेटिव इंग्लिश है। सिर्फ यही नहीं है इंग्लिश, कंपटीशन की इतनी छोटी सी इंग्लिश होती है। इसके अलावा जब आप कंपटीशन निकाल लोगे उसके बाद और भी अंग्रेजी है, फिर रियल अंग्रेजी शुरू होगी। लेकिन वो रियल अंग्रेजी जानने के लिए आपको पहले कंपटीटिव वाली जानना पड़ेगी। खैर वो भी कभी बताएंगे, अभी तो इसका वक्त है। एनीवे मूविंग टू द सवाल, वी आर हाईली ओब्लाइज्ड
वी आर हाईली ओब्लाइज्ड यू योर एक्शंस, ये तो सब बता देंगे आप। वी आर हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर एक्शंस। ओब्लाइज्ड है किसको है, यू को देखे, किसको लेकर है, एक्शंस को लेके, ये एक वजह हो गई, सोर्स रीजन। तो आप ऐसे लगा देते हो। देखो ओब्लाइज्ड के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी हैं, पता है कौन कौन से हैं, वो देखो, इंडेप्टेड, ग्रेटफुल, थैंकफुल, इनके साथ ऐसी प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे, टू समवन, फॉर समथिंग। अच्छा, पता है ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं। एक आंसरेबल है, आंसरेबल के साथ भी यही होता है, आंसरेबल टू समवन फॉर समथिंग। अब इसका क्वेश्चन बताना, इसका आंसर बताओ। वी all are answerable, we all are answerable, all Allah our action। ये अथॉरिटी हो गई कोई संबंध को लेकर, ठीक है, टू अल्लाह फॉर आवर एक्शन। तो इनको लेकर आप ऐसे यूज किया करें, इन वर्ड्स को लेकर प्रीपोजिशन, इंडेप्टेड टू समवन, ग्रेटफुल टू समवन, थैंकफुल टू समवन, आंसरेबल टू समवन, किसको लेके, तो रीजन क्या, सम फॉर समथिंग। बस, गॉट इट, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशंस, 5 नंबर की आती हैं, 5 से 6, ट्रिकी टॉपिक भी है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 2 से 3 बार तो आपके 5 नंबर फ्री के हो जाएंगे। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, चक्कर आ रहा है। दे डिड नॉट एग्री, दे डिड नॉट एग्री द मैनेजर, they did not agree the offer, the offer, they did not agree the matter, एग्री द मैटर। चलो भाई एक बार ट्राई करो, भर के दिखाओ। दे डिड नॉट एग्री, अब देखो दे है, द मैटर, यहां पे 2 पार्टी हो गई, ये सेकंड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी, टुगेदरनेस वाला सेंस, एग्री विद। यहां पे ऑफर कोई सेकंड पार्टी तो है नहीं, ठीक है, एग्री टू समथिंग, टू, ठीक है। यहां पे मैटर भी भाई कोई सेकंड पार्टी नहीं, एक तो एक थिंग थी, मैटर। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो इसी की तरह, पता है एग्री की तरह कुछ और वर्ड्स हैं जो अपने साथ किस तरीके से आप एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, ठीक है। सो एग्री की तरह कुछ और वर्ड्स हैं जो हम आपको यहां पे लिख देते हैं, लाइक एज असेंट, इनका सेम मीनिंग होता है, ठीक है। असेंट, कनकर, असेंट, कनकर, असीड, ये एक दूसरे लगभग सिनोनिमस हैं। तो आप इनके साथ देखिए कैसे प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अच्छा, ये तो चारों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, इसके साथ साथ 2 वर्ड और हैं जो इनके एंटोनियम हैं, डाइसेंट और एक डिसएग्री। ये ऊपर के 4
सिनोनियम है एक दूसरे के, और ये दो एंटोनियम है। इनके साथ पता है प्रीपोजिशन कैसे यूज करेंगे? विद समवन, इसको बड़ा सा लिख देते हैं हम कैपिटल में, विद समवन ऑन समथिंग, विद समवन ऑन समथिंग, इस तरीके से प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्री टू एक फ्रेजल वर्ब है। एग्री टू मतलब होता है, देखो ये एक फ्रेजल वर्ब है, एग्री टू ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टू एक्सेप्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। प्लीज इसका सही से अच्छे से आंसर देना। क्या देंगे? हम कह रहे हैं दोनों ठीक हैं, एग्री ऑन और एग्री विद। ठीक है, अगर एग्री विद है तो आप सेकंड पार्टी हो जाएंगे, आप भी समवन हो जाएंगे। लेकिन एग्री ऑन पता है, अगर हम कहेंगे ही विल नॉट एग्री ऑन यू, तो वहां पे एग्री ऑन मतलब आप टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी टीम में खेलना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छी क्रिकेट के प्लेयर हैं, हमारे साथ तो ये होता, मतलब इतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ बॉलिंग बहुत अच्छी करता हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम इनको नहीं देंगे तुम्हारी टीम में, कोई कहता नहीं हम ले लेंगे। ठीक है, तो वहां पर अब मैं यू हो गया, तो कोई कह रहा है ही विल नॉट एग्री ऑन यू, मतलब कि अब वो आपको लेके अलाउ करेंगे अपनी टीम में, नहीं करेंगे, तो वहां पे आप टॉपिक हो जाएंगे। तो एग्री ऑन यू भी ठीक हो सकता है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया? लेकिन वो वाली पॉसिबिलिटी छोड़ के चलना आप। तभी हमने आपको बता दिया एग्री ऑन यू कैसे ठीक हो जाएगा, वहां पे यू आप ठीक है सेकंड पार्टी नहीं होगा, टॉपिक हो जाएंगे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं कि भाई उस टीम में देना है नहीं देना है, तो वहां पे समथिंग भी आप बन सकते हैं। एनीवे so once again let's see 3 more examples. He has studied the decline, he has studied the decline Mughal Empire, he has predicted, हमारी राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, he has predicted more decline the temperature all right, next सवाल is he should not decline such a good offer, such a good offer। सबसे पहली बात, अगर हम आपसे पूछें, देखो यहाँ पर डिक्लाइन वर्ब है, यहाँ ये नाउन है क्योंकि डिटरमाइनर यूज हो गया, यहाँ भी डिक्लाइन नाउन है। ठीक है, ऑल राइट। जब डिक्लाइन वर्ब होती है तो उसका मतलब नॉट टू एक्सेप्ट होता है। ही शुड नॉट डिक्लाइन, तो टू लगा देंगे। ठीक है, डिक्लाइन वॉट का आपको आंसर चाहिए, जब वॉट का आंसर चाहिए तो वॉट और हुम के आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। ही हैज स्टडीड द डिक्लाइन मुगल एम्पायर, और फिर आप देखो ही हैज प्रेडिक्टेड मोर डिक्लाइन द टेम्परेचर। यहां पे डिक्लाइन का मतलब क्या आ रहा है? डिक्रीज से।
और ऊपर वाले में ही हैज स्टडीड द डिक्लाइन, ऊपर डिक्रीज फॉल से आ रहा है, ठीक है, डिक्लाइन द मुगल एम्पायर, एंड या फॉल, डिक्लाइन इन द मुगल एम्पायर, he has predicted the more decline in temperature। बिल्कुल गलत है। अगर डिक्लाइन का मतलब एंड हो तो उस केस में ऑफ, और डिक्लाइन का मतलब अगर डिक्रीज हो तो इन। ये आप दोनों देख लेना। ये तो जब डिक्लाइन वर्ब की तरह बिहेव करेगा तो जिसका उसका मतलब नॉट टू एक्सेप्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ऑलराइट, लेट्स सी टू मोर एग्जांपल्स। तो ये दोनों देख लेना, ठीक है। Let's see two more examples. We are not familiar this concept we are not familiar this person। इसमें आप भरें वी आर नॉट फैमिलियर दिस कंसेप्ट। यहाँ पर फैमिलियर का मतलब वेल वर्स्ड, मतलब किसी के बारे में अच्छी जानकारी होना, वेल वर्स्ड इन समथिंग। और यहाँ पर फैमिलियर का मतलब टू बी एक्वाइंटेड, टू बी एक्वाइंटेड। जब फैमिलियर का मतलब वेल वर्स्ड हो तो उस केस में विद, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जब फैमिलियर का मतलब टू बी एक्वाइंटेड हो तो टू, फैमिलियर विद समथिंग, फैमिलियर टू समवन, इस तरीके से यूज करते हैं। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन बताना। आई एम नॉट फैमिलियर दिस सिटी, इसमें क्या आएगा? वेरी गुड, कितना सही आपने बताया, विद आ जाएगा। आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस सिटी। टू आ सकता है, टू भी आ सकता है। देखो हम चीख के बोल रहे हैं, प्रीपोजिशनल कंटेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा। सर ये तो टू, अभी तो आपने बताया कि फैमिलियर टू समवन, फैमिलियर विद समथिंग, सिटी तो समथिंग में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सिटी में लोग रहते हैं। जब आप कहेंगे आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस सिटी, तो वहां पे सिटी की ज्योग्राफी से आपका कहना हो जाएगा कि वहां के रोड, ठीक है, रास्ते, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो विद दिस सिटी में सिटी समथिंग कंसीडर किया जाएगा, फिर वहां का मतलब हो जाएगा कि वहां के रोड, रास्ते, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। लेकिन जब टू दिस सिटी कह देंगे तो शहर में लोग भी तो रहते हैं, तो आप लोगों को सिटी के थ्रू भी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सिटी अच्छी नहीं है लोगों के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फिर टू दिस सिटी में सिटी प्यूपिल हो जाएगा, और विद दिस सिटी में सिटी समथिंग हो जाएगा, ज्योग्राफी वाला केस आ जाएगा। देखो प्रीपोजिशंस जो हैं वो कंटेक्स्ट जस्टिफाई करते हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो आप कहेगा आई एम नॉट फैमिलियर टू दिस सिटी, मैं समझ जाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ जाऊंगा कि फिर आप सिटी से मुराद आपकी लोगों से है। और जब आप कहेंगे आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस सिटी, तो मतलब यहाँ पे नए नए आपको पता नहीं है चुंगी कहाँ पर है, ठीक है, सेंटर पॉइंट कहाँ है, ICR कहाँ है, ICR तो पता है, पाम ट्री के पीछे, ठीक है। तो खैर, तो फैमिलियर टू समवन, फैमिलियर विद समथिंग, इस तरीके से आप इसको यूज किया करिए। अगर फैमिलियर का मतलब वेल वर्स्ड हो तो उस केस में विद यू आर जनरली फैमिलियर विद समथिंग एंड फैमिलियर टू समवन। इसी तरीके से acquainted टू समथिंग, acquainted विद समथिंग, acquainted टू समवन। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।